नमस्कार। आज हम शरीर के दो बहुत ही जरूरी सिस्टम्स को समझने की कोशिश करेंगे। एक है नर्वस सिस्टम, मतलब तंत्रिका तंत्र। और दूसरा एंडोक्रिन सिस्टम यानी अंतस्रावी तंत्र। हाँ, ये दोनों मिलकर ही एक तरह से हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। और देखिए, जो स्टूडेंट्स एनडीए जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये टॉपिक खास तौर पर इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल, क्योंकि बायोलॉजी के इस सेक्शन से सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे पास जो स्टडी मटेरियल है, आज हम उसी के बेसिस पर बात करेंगे। कोशिश रहेगी कि इन कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को आसान हिंदी में समझें। हाँ, हमारा मकसद यही है कि इनके जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू हैं वो क्लियर हो जाएं और ये भी देखें कि ये दोनों मिलकर काम कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम से ही शुरू करते हैं। इसे हम बॉडी का फास्ट लेन कंट्रोल सिस्टम कह सकते हैं ना। मतलब बहुत तेजी से काम करता है ये। हाँ, काफी तेज। ये असल में हमारे शरीर का वो पूरा नेटवर्क है जिससे हम सोचते हैं, समझते हैं, महसूस करते हैं और शरीर के अलग-अलग हिस्सों में तालमेल भी यही बनाता है। अच्छा। ये बाहरी दुनिया से, जैसे कोई चीज गर्म लगी या कोई आवाज आई, ये जानकारी लेता है और फिर शरीर को बताता है कि भाई अब करना क्या है। हम्म। और इस पूरे सिस्टम की जो सबसे बेसिक, सबसे छोटी इकाई है ना, वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन, हाँ सुना है इसके बारे में। तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। तो ये न्यूरॉन्स भी अलग अलग तरह के होते होंगे? हाँ, मोटे तौर पर अगर काम के हिसाब से देखें तो 3 तरह के होते हैं। अच्छा। पहले हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। ये क्या करते हैं कि हमारी इंद्रियों से, जैसे आंख, कान, त्वचा से सिग्नल लेते हैं और दिमाग तक ले जाते हैं। ओके, इंफॉर्मेशन ले जाने वाले। हाँ, फिर दूसरे हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये दिमाग से ऑर्डर लेते हैं और मांसपेशियों तक या ग्रंथियों तक पहुंचाते हैं ताकि हम कोई एक्शन ले सकें, हाथ हिलाना या कुछ और। समझ गया। तो एक लाने वाले, एक ले जाने वाले। बिल्कुल। और तीसरे होते हैं इंटरन्यूरॉन्स। ये इन दोनों के बीच, मतलब सेंसरी और मोटर के बीच एक तरह से पुल का काम करते हैं। अच्छा, कनेक्शन बनाते हैं। हाँ, कनेक्शंस बनाते हैं, सिग्नल्स को सही जगह रूट करने में मदद करते हैं। ये ज्यादातर दिमाग और रीढ़ की हड्डी में ही पाए जाते हैं। और ये न्यूरॉन्स आपस में जुड़े कैसे रहते हैं? मतलब सिग्नल एक से दूसरे तक जाता कैसे है? देखिए, एक न्यूरॉन जहाँ खत्म होता है और दूसरा जहाँ शुरू होता है, उनके बीच में एक बहुत ही छोटा सा गैप होता है। हाँ। उसे कहते हैं सिनैप्स। सिग्नल जब एक न्यूरॉन के अंत तक पहुंचता है, तो वो इस गैप को कूद कर पार करता है। हाँ, कूद कर। हाँ, मतलब आमतौर पर कुछ केमिकल्स की मदद से, जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, वो रिलीज होते हैं और अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो ऐसे जानकारी आगे बढ़ती है। इंटरेस्टिंग है। तो ये पूरा नर्वस सिस्टम, इसको हम और बांट सकते हैं क्या समझने के लिए? हाँ, बिल्कुल। इसे मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा जाता है। पहला है सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस, सीएनएस। और दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ठीक है, तो पहले सीएनएस की बात करते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या क्या आता है? सीएनएस, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये हमारा मेन कंट्रोल सेंटर है। इसमें बस 2 ही चीजें हैं, हमारा दिमाग, ब्रेन, हाँ। और रीढ़ की हड्डी, स्पाइनल कॉर्ड। ओके। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, दिमाग तो खैर सबसे अहम हिस्सा है। ये खोपड़ी के अंदर होता है? हाँ, स्कल के अंदर, बिल्कुल सुरक्षित। और वजन भी करीब 1.25 किलो से लेकर 1.4 किलो तक हो सकता है। और सारा सोचना, समझना, याद रखना, सीखना, सब यहीं से होता है? हाँ, ज्यादातर ऊंची लेवल की जो क्रियाएं हैं, उनका केंद्र यही है। दिमाग के भी तो अलग अलग हिस्से होते हैं, उनके बारे में कुछ बताएं। हाँ, जरूर। दिमाग के मुख्य 3 हिस्से मान सकते हैं हम। फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन यानी मध्य मस्तिष्क, हाँ। और हिंड ब्रेन यानी पश्च मस्तिष्क। ओके। फोर ब्रेन जो है वो सबसे बड़ा हिस्सा है, खासकर इंसानों में ये बहुत विकसित होता है। इसी में आता है सेरिब्रम। सेरिब्रम, ये तो सुना है। ये सबसे बड़ा पार्ट होता है शायद। हाँ, लगभग 2/3 हिस्सा यही है। हमारी सोच, समझ, याददाश्त, इच्छा शक्ति, ये सब सेरिब्रम ही कंट्रोल करता है। अच्छा, और फोर ब्रेन में और क्या आता है? इसी में एक और बहुत जरूरी हिस्सा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाँ, ये हमारे शरीर के अंदर का माहौल ठीक रखता है, जैसे बॉडी टेम्परेचर कितना हो, भूख कब लगे, प्यास कब लगे, इन सब को यही रेगुलेट करता है। अच्छा, मतलब बॉडी का थर्मोस्टेट कह सकते हैं इसको। बिल्कुल, परफेक्ट शब्द है, थर्मोस्टेट। और फिर मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन? मिड ब्रेन जो है वो फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में एक तरह का रिले स्टेशन है। सिग्नल्स को इधर से उधर पास करता है और देखने, सुनने से जुड़ी कुछ रिफ्लेक्स क्रियाओं को भी कंट्रोल करता है।
ओके। और हाइंड ब्रेन? हिंड ब्रेन में आते हैं मेडुला, सेरेबेलम और पॉन्स। इनकी क्या काम है? मेडुला बहुत जरूरी है क्योंकि ये सांस लेना, दिल की धड़कन जैसी जो अपने आप होने वाली क्रियाएं हैं ना, उनको कंट्रोल करता है। ओह, मतलब जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। हाँ, और सेरेबेलम का काम है बॉडी का बैलेंस बनाना और मांसपेशियों के मूवमेंट में तालमेल बिठाना। जैसे हम चलते हैं या साइकिल चलाते हैं तो गिरते नहीं, वो सेरेबेलम की वजह से है। अच्छा, और पॉन्स? पॉन्स भी सांस लेने में मदद करता है और अलग-अलग हिस्सों के बीच सिग्नल भेजने में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो ये तो हुई दिमाग की बात। सीएनएस का दूसरा हिस्सा था स्पाइनल कॉर्ड, यानी रीढ़ की हड्डी। हाँ, स्पाइनल कॉर्ड ये दिमाग के निचले हिस्से मेड्यूला से शुरू होती है और हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर जो कैनल होती है उसमें से नीचे तक जाती है। ये एक तरह से केबल है दिमाग और बॉडी के बीच की। बिल्कुल सही। इंफॉर्मेशन हाईवे कह सकते हैं। सारे सिग्नल्स जो दिमाग से शरीर तक जाते हैं या शरीर से दिमाग तक आते हैं, वो ज्यादातर इसी के जरिए गुजरते हैं। और इसका एक और काम भी बताया था आपने, रिफ्लेक्स एक्शन। हाँ, बहुत सारी जो रिफ्लेक्स क्रियाएं होती हैं, उनका कंट्रोल सेंटर यही स्पाइनल कॉर्ड है। इस पर हम अभी थोड़ी देर में और बात करेंगे। ठीक है, तो सीएनएस के बाद आता है दूसरा हिस्सा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी पीएनएस। ये क्या चीज है? देखिए, सीएनएस तो हो गया ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। अब इनसे जो नसें निकलकर पूरे शरीर में फैलती है ना, हाँ हाँ। हाथों में, पैरों में, पेट में, चेहरे पर, उन सब का जाल ही पीएनएस कहलाता है। अच्छा, मतलब जो वायरिंग पूरे शरीर में फैली है। हाँ, बिल्कुल वही। ये नसें ही सीएनएस से मैसेज लेकर अंगों तक जाती हैं और अंगों से मैसेज लेकर सीएनएस तक वापस आती हैं। कितनी नसें होती हैं इसमें, कुछ आइडिया? हाँ, इसमें 12 जोड़ी नसें तो सीधे दिमाग से निकलती हैं, उन्हें क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, और 31 जोड़ी नसें स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। बाप रे, काफी बड़ा नेटवर्क है ये तो। हाँ, बहुत बड़ा। इसी पीएनएस का एक और हिस्सा भी है शायद, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या एएनएस। ये क्या करता है? हाँ, एएनएस यानी स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये पीएनएस का ही खास डिवीजन है। ये उन अंगों को कंट्रोल करता है जो अपने आप काम करते हैं, जिन पर हमारा सीधा वॉलंटरी कंट्रोल नहीं होता। जैसे हमारे दिल का धड़कना, हमारा पाचन तंत्र कैसे काम कर रहा है, हमारी सांस कैसे चल रही है, कुछ हद तक ये सब ऑटोमेटिकली होता रहता है ना। हाँ बिल्कुल। तो इन सबको एएनएस कंट्रोल करता है, इसीलिए इसे ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम भी समझ सकते हैं। अच्छा, और इसके भी शायद दो हिस्से होते हैं? हाँ, इसके 2 मुख्य भाग हैं और मजे की बात यह है कि ये दोनों अक्सर एक दूसरे से उल्टा काम करते हैं। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक, और दूसरा है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, ये सुनने में थोड़े टेक्निकल लग रहे हैं। हाँ, है थोड़े, पर इनका फंडा सिंपल है। देखिए, सिंपैथेटिक सिस्टम को आप फाइट और फ्लाइट सिस्टम कह सकते हैं। फाइट और फ्लाइट मतलब लड़ो या भागो? बिल्कुल। ये तब एक्टिव होता है जब हम किसी खतरे में होते हैं या बहुत स्ट्रेस में होते हैं। ये शरीर को तुरंत एक्शन के लिए तैयार करता है। कैसे, क्या करता है? ये दिल की धड़कन तेज कर देगा, सांस तेज कर देगा, मांसपेशियों में खून का फ्लो बढ़ा देगा ताकि हमें भागने या लड़ने की ताकत मिले, और जो उस वक्त जरूरी नहीं है जैसे पाचन, उसको धीमा कर देगा। अच्छा, इमरजेंसी वाला सिस्टम? हाँ, इमरजेंसी वाला। और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ठीक इसका उल्टा है। इसे रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम कहते हैं। रेस्ट एंड डाइजेस्ट, आराम करो और पचाओ। हाँ, ये तब काम करता है जब हम शांत होते हैं, आराम कर रहे होते हैं। ये बॉडी को रिलैक्स करता है। मतलब ये हार्ट रेट कम करेगा? हाँ, हार्ट रेट कम करेगा, पाचन को वापस नॉर्मल या तेज करेगा और शरीर को एनर्जी बचाने में मदद करेगा। तो ये दोनों मिलकर बैलेंस बनाते हैं? बिल्कुल। ये दोनों मिलकर ही शरीर का अंदरूनी संतुलन, जिसे होम्योस्टासिस कहते हैं, बनाए रखते हैं। कभी एक ज्यादा एक्टिव होता है, कभी दूसरा। समझ गया। अच्छा, आपने पहले रिफ्लेक्स एक्शन का जिक्र किया था, तो ये क्या होते हैं? वो गर्म तवे वाला उदाहरण याद है मुझे। हाँ, बिल्कुल वही। रिफ्लेक्स एक्शन किसी बाहरी चीज मतलब स्टिमुलस के जवाब में होने वाली एक बहुत तेज, अपने आप होने वाली प्रतिक्रिया है। इसने दिमाग को सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। अच्छा। जैसे ही गर्म तवे पर हाथ लगा, सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड तक गया और वहीं से तुरंत वापस ऑर्डर आ गया कि हाथ हटाओ। दिमाग तक तो खबर बाद में पहुंचती है कि अरे हाथ जल गया। ओह, मतलब ये सेफ्टी के लिए? हाँ, ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी मैकेनिज्म है। पैर में कांटा चुभने पर पैर का एकदम से उठ जाना भी ऐसा ही रिफ्लेक्स है। और जिस रास्ते से ये सिग्नल जाता आता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। मतलब वो पूरा रास्ता
जो नर्व इम्पल्स तय करता है, और ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन को स्पाइनल कॉर्ड ही कंट्रोल करती है। क्या ये रिफ्लेक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं? हाँ, मोटे तौर पे 2 तरह के मान सकते हैं। एक होते हैं अनकंडीशनड रिफ्लेक्सेस। अनकंडीशनड? हाँ, मतलब ये जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं, हमने इन्हें सीखा नहीं है। जैसे पलक झपकना, छींक आना, या डॉक्टर जब घुटने पे हथौड़ी मारते हैं तो पैर का उछलना, वो नी जर्क रिफ्लेक्स। हाँ हाँ, वो तो है। और दूसरे होते हैं कंडीशनड रिफ्लेक्सेस। कंडीशनड मतलब सीखे हुए। बिल्कुल, ये वो क्रियाएं हैं जो हम अभ्यास से, अनुभव से सीखते हैं या हमारी आदत बन जाती हैं। जैसे? कोई उदाहरण? जैसे साइकिल चलाना। शुरू में सीखते वक्त कितना सोचना पड़ता है, बैलेंस बनाना, पेडल मारना। हाँ, बहुत मुश्किल लगता है, पर एक बार सीख गए तो फिर वो लगभग अपने आप होता है। वो एक तरह का कंडीशन रिफ्लेक्स बन जाता है। या जैसे किसी खास घंटी की आवाज सुनकर मुंह में पानी आना, अगर आपको पता हो कि उस घंटी के बाद खाना मिलता है। ये पावलोव के कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट था। हाँ हाँ, याद आया। तो ये सीखे हुए रिफ्लेक्स हुए। बिल्कुल। चलिए, नर्वस सिस्टम की काफी बातें होगी। अब उन अंगों पर आते हैं जो इस सिस्टम को जानकारी देते हैं, हमारे सेंस ऑर्गन्स। आंख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। हाँ, ये हमारे वो खिड़की दरवाजे हैं जिनसे हम बाहरी दुनिया को महसूस करते हैं। आंखों से शुरू करें। हाँ, आंखों से देखने के लिए। बिल्कुल। आंखें एक तरह से कैमरे की तरह काम करती हैं। लाइट सबसे पहले बाहर की एक पारदर्शी परत, कॉर्निया से अंदर जाती है। कॉर्निया। फिर अंदर एक लेंस होता है जो लाइट को फोकस करता है, और ये फोकस की हुई इमेज आंख के बिल्कुल पीछे एक स्क्रीन जैसी परत पर बनती है। उस स्क्रीन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेटिना। रेटिना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पर लाइट को नर्व सिग्नल्स में बदला जाता है। रेटिना पर ऐसा क्या खास होता है? रेटिना में 2 तरह की खास कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। रॉड्स और कोन्स। हाँ, रॉड्स जो हैं वो कम रोशनी में देखने में मदद करती हैं, इसीलिए हम रात में या अंधेरे कमरे में थोड़ा बहुत देख पाते हैं। इनमें एक पिगमेंट होता है रोडोप्सिन, जिसके बनने के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है। अच्छा, तभी कहते हैं विटामिन ए आंखों के लिए अच्छा है। बिल्कुल। और कोन्स जो हैं वो तेज रोशनी में काम करती हैं, और सबसे जरूरी बात, ये हमें रंगों की पहचान कराती हैं। ओके, तो दिन में और रंग देखने के लिए कोन जरूरी हैं। सही। आंखों की कुछ आम बीमारियां भी होती हैं, जैसे लोगों को चश्मा लगता है, वो क्या होता है? हाँ, वो दृष्टि दोष कहलाते हैं। जैसे एक है मायोपिया, जिसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। मायोपिया? इसमें पास का साफ दिखता है? हाँ, पास का साफ दिखता है पर दूर का धुंधला। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइट रेटिना पे फोकस होने के बजाय उससे थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है। अच्छा, और इसे ठीक करने के लिए? इसके लिए अवतल लेंस, मतलब कॉनकेव लेंस का चश्मा लगता है। ओके, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूरदृष्टि दोष। इसमें उल्टा होता है, दूर का साफ दिखता है, पास का धुंधला। इसमें इमेज रेटिना के पीछे बनती होगी। बिल्कुल सही पकड़ा। इमेज रेटिना के पीछे फोकस होती है, और इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा लगता है। ठीक है, और एक उम्र के साथ भी होता है शायद? हाँ, प्रेसबायोपिया कहते हैं उसे। उम्र बढ़ने पर आंख का लेंस थोड़ा सख्त हो जाता है और फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है। और एक और है कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें इंसान कुछ खास रंगों, खासकर लाल और हरे में फर्क नहीं कर पाता। ये कोन्स की कमी या खराबी से होता है। समझ गया। अब आते हैं कानों पर। हाँ। सुनने के अलावा ये बैलेंस बनाने में भी मदद करते हैं? हाँ, कान के 2 मुख्य काम हैं, सुनना और शरीर का संतुलन बनाए रखना। इसके कितने हिस्से होते हैं? इसके 3 हिस्से होते हैं। बाहरी कान, एक्सटर्नल ईयर, जिसमें ये बाहर दिखने वाला हिस्सा पिन्ना, ठीक है। और अंदर जाने वाली नली ईयर कनाल आती है। इनका काम है आवाज की तरंगों को इकट्ठा करके अंदर भेजना। ठीक है, फिर आता है मध्य कान, मिडिल ईयर। इसमें हवा भरी होती है और 3 बहुत ही छोटी छोटी हड्डियां होती हैं। हाँ, सुना है इनके बारे में, मेलियस, इंकस और स्टेपेज। बिल्कुल, ये हड्डियां एक चेन की तरह जुड़ी होती हैं और आवाज के कंपन को कई गुना बढ़ाकर, एम्प्लीफाई करके आंतरिक कान तक पहुंचाती हैं। और ये जो स्टेपीज है ना, हाँ। ये हमारे पूरे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अच्छा, ये तो इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और फिर आंतरिक कान। इंटरनल ईयर। आंतरिक कान सबसे अंदर का हिस्सा है और यहीं असली काम होता है।
सुनने के लिए इसमें कॉक्लिया नाम का एक अंग होता है जो दिखने में घोंगे के शेल जैसा होता है। कॉक्लिया। यही ध्वनि के कंपनों को नर्व सिग्नल्स में बदलता है, जिन्हें फिर दिमाग आवाज के रूप में समझता है। और बैलेंस वाला काम? बैलेंस के लिए इसमें सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। ये 3 नलियां होती हैं जो अलग अलग प्लेन में होती हैं और हमारे सिर की मूवमेंट का पता लगाती हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा सिर सीधा है या घूम रहा है। कमाल है, कितना कॉम्प्लेक्स है ये सब। अब बात करते हैं जीभ की, टंग की। इसका काम तो सीधा है, स्वाद बताना। हाँ, पर ये भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। हमारी जीभ पर हजारों छोटी छोटी उभार जैसी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें टेस्ट बड्स कहते हैं। टेस्ट बड्स? इन्हीं में स्वाद पहचानने वाली कोशिकाएं होती हैं। ये हमें मुख्य रूप से 5 तरह के बेसिक स्वाद पहचानने में मदद करती हैं: मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा। और एक 5वां स्वाद भी है। 5वां? वो कौन सा है? उसे कहते हैं उमामी। ये एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है सेवरी या मीठी जैसा स्वाद, जैसे टमाटर या चीज में होता है। ओह, उमामी, नया सुना ये तो। और जीभ के अलग अलग हिस्से अलग स्वाद के लिए होते हैं क्या? हाँ, कुछ हद तक ऐसा माना जाता है। जैसे जीभ का अगला हिस्सा मीठे के लिए, पिछला कड़वे के लिए और किनारे खट्टे और नमकीन के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। अच्छा, और मिर्च का तीखापन, वो भी स्वाद है? नहीं, ये बहुत कॉमन गलतफहमी है। मिर्च का जो तीखापन या जलन होती है वो असल में स्वाद नहीं है। वो हमारी दर्द महसूस करने वाली नसों, पेन रिसेप्टर्स के एक्टिवेट होने से होता है। अरे वाह, ये तो मजेदार बात है। अब आखिरी सेंस ऑर्गन, नाक, नोज, सूंघने के लिए? हाँ, नाक से हम गंध पहचानते हैं। नाक के अंदर ऊपर की तरफ एक खास जगह होती है जिसे ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम कहते हैं। ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम? यहीं पर गंध को पहचानने वाले रिसेप्टर सेल्स होते हैं। जब हवा के साथ कोई गंध वाले केमिकल मॉलिक्यूल्स इन सेल्स तक पहुंचते हैं तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और दिमाग को सिग्नल भेजते हैं। तो ये भी केमिकल्स को ही पहचानते हैं जीभ की तरह? बिल्कुल। स्वाद और गंध दोनों ही केमिकल सेंसेस हैं, इसीलिए इन्हें कीमो रिसेप्टर्स कहते हैं। और अक्सर स्वाद और गंध मिलकर ही किसी चीज का पूरा फ्लेवर बनाते हैं। जुकाम में नाक बंद होती है तो खाने का स्वाद भी ठीक से नहीं आता ना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये तो हुई नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स की बात, जो तेजी से काम करते हैं और बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। अब आते हैं शरीर के दूसरे बड़े कंट्रोल सिस्टम पर, एंडोक्राइन सिस्टम, यानी अंतःस्रावी तंत्र। बिल्कुल। ये सिस्टम नर्वस सिस्टम के साथ मिलकर ही काम करता है, पर शायद इसका तरीका थोड़ा अलग है। ये उतना तेज नहीं है ना? हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम के मुकाबले काफी धीमी गति से काम करता है। ये अपना कंट्रोल केमिकल मैसेंजर्स के जरिए करता है। केमिकल मैसेंजर्स? हाँ, जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं। ये सिस्टम कुछ खास ग्रंथियों, ग्लैंड्स से मिलकर बना है जो ये हार्मोन्स बनाती हैं। अच्छा, और ये हार्मोन्स काम कैसे करते हैं? ये ग्रंथियां, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, अपने हार्मोन्स सीधे खून, ब्लड में या लिम्फ में छोड़ देती हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं ये। ओके, सीधे खून में। हाँ, फिर खून के साथ ये हार्मोन्स पूरे शरीर में ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये असर सिर्फ उन्हीं सेल्स या अंगों पर करते हैं जिनके लिए ये बने होते हैं। उन्हें टारगेट सेल्स कहते हैं। अच्छा, मतलब स्पेसिफिक होते हैं ये? हाँ, बहुत स्पेसिफिक। जैसे एक खास ताले के लिए खास चाबी होती है, वैसे ही। और ये शरीर के उन कामों को कंट्रोल करते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जैसे हमारी ग्रोथ, बढ़त, मेटाबॉलिज्म, खाना पचाकर एनर्जी बनाना, मूड और स्ट्रेस से निपटना। तो ये हार्मोन्स असल में हैं क्या? मतलब किस चीज के बने होते हैं? और क्या ये हमें खाने से मिलते हैं? हार्मोन्स असल में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ये प्रोटीन से बने हो सकते हैं या फैट्स जैसे स्टेरॉइड से, या फिर अमीनो एसिड से। और नहीं, ये हमें खाने से नहीं मिलते। हमारा शरीर इन्हें खुद बनाता है, इन्हीं एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। ठीक है, तो कौन कौन सी मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं हमारे शरीर में, और वो कौन से हार्मोन्स बनाती हैं? कहीं से शुरू करते हैं, शायद मास्टर ग्लैंड से। हाँ, बिल्कुल। पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे दिमाग के ठीक नीचे बेस पर होती है, मटर के दाने जितनी छोटी सी, उसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मास्टर ग्लैंड क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि ये खुद तो कई जरूरी हार्मोन बनाती ही है, जैसे ग्रोथ हार्मोन जो शरीर की बढ़त के लिए जिम्मेदार है, लेकिन ये दूसरी बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी कंट्रोल करती है। अच्छा, जैसे कि थायराइड ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज।
इन सब को कब और कितना हार्मोन बनाना है, इसके सिग्नल पिट्यूटरी से ही जाते हैं। ओह, तभी ये मास्टर है। पर क्या इसे भी कोई कंट्रोल करता है? हाँ, पिट्यूटरी ग्लैंड खुद दिमाग के एक हिस्से हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होती है। हाइपोथैलेमस ही पिट्यूटरी को बताता है कि कब कौन सा हार्मोन रिलीज करना है या रोकना है। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बीच की सबसे अहम कड़ी है। समझ गया। अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड की। ये गले में होती है ना? हाँ बिल्कुल, थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में सामने की तरफ होती है, सांस की नली के ऊपर, और इसका आकार कुछ तितली जैसा होता है। तितली जैसा, ओके। और ये क्या करती है? ये मुख्य रूप से 2 हार्मोन बनाती है, थायरॉक्सिन T4 और ट्रायोएडोथायरोनिन T3। इन हार्मोन्स को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। आयोडीन, नमक वाला आयोडीन? हाँ वही, इसीलिए आयोडाइज नमक खाने की सलाह दी जाती है। ये T4 और T3 हार्मोन हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिज्म मतलब हमारा शरीर कितनी तेजी से एनर्जी बनाता है और उसे इस्तेमाल करता है। ये हमारी ग्रोथ, बॉडी टेम्परेचर, हार्ट रेट, इन सब पर असर डालते हैं। तो अगर थायराइड ठीक से काम ना करे तो गड़बड़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर ये हार्मोन कम बने, इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है, सुस्ती आती है, वजन बढ़ सकता है, ठंड ज्यादा लगती है। ओह, और अगर बच्चों में ये कमी हो जाए तो उनकी शारीरिक और मानसिक ग्रोथ ठीक से नहीं हो पाती। इस कंडीशन को क्रिटिनिज्म कहते हैं। और आयोडीन की कमी से क्या होता है? आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड हार्मोन बनाने के लिए ज्यादा मेहनत करती है और सूज जाती है। इसी को सामान्य घेंगा, सिंपल गॉइटर कहते हैं, जिसमें गर्दन फूली हुई लगती है। ठीक है। और अगर ये हार्मोन ज्यादा बनने लगे तो? अगर ये ज्यादा बने, इसे हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म बहुत तेज हो जाता है। इससे घबराहट होती है, वजन कम होता है, दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है, गर्मी ज्यादा लगती है। थायराइड एक और हार्मोन भी बनाता है शायद, कैल्सिटोनिन। हाँ, कैल्सिटोनिन भी बनाता है, जो खून में कैल्शियम के लेवल को कम करने में मदद करता है, खासकर बढ़ते बच्चों में। अच्छा, कैल्शियम की बात आई तो एक और ग्लैंड है शायद जो कैल्शियम कंट्रोल करती है, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स। हाँ, पैराथायरॉयड ग्लैंड्स आमतौर पर 4 छोटी-छोटी ग्रंथियां होती हैं, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे उसी में धसी हुई होती हैं। 4 छोटी-छोटी? हाँ, और ये एक बहुत जरूरी हार्मोन बनाती हैं, जिसे पैराथायरॉयड हार्मोन या PTH कहते हैं। और इसका काम क्या है? PTH का मुख्य काम है खून में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाना और उसे मेंटेन रखना। ये थायराइड के कैल्सिटोनिन से उल्टा काम करता है। कैल्शियम इतना जरूरी क्यों है? अरे कैल्शियम तो बहुत जरूरी है, हमारी हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए, हमारी मांसपेशियों के सिकुड़ने के लिए, हमारी नसों के सिग्नल भेजने के लिए, सबके लिए कैल्शियम चाहिए। अच्छा, तो अगर पीटीएच कम बने तो? अगर PTH कम बनता है तो खून में कैल्शियम का लेवल गिर जाता है। इससे मांसपेशियों में ऐंठन और जकड़न होने लगती है, जिसे टेटनी कहते हैं। और अगर ज्यादा बने तो? कैल्शियम बढ़ जाता है पर हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इसे ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। ओह, तो बैलेंस बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगली ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड्स, इनके बारे में सुना है कि ये किडनी के ऊपर होती हैं और स्ट्रेस में काम आती हैं। हाँ बिल्कुल, एड्रिनल ग्लैंड्स हमारी दोनों किडनियों के ऊपर एक टोपी की तरह बैठी होती हैं, इसीलिए इन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड्स भी कहते हैं। और इन्हें इमरजेंसी ग्लैंड्स या 3F ग्लैंड्स भी कहते हैं। हाँ, 3F मतलब फाइट, फ्लाइट एंड फियर, लड़ाई, उड़ान और डर। और 4S भी कहते हैं, शुगर मेटाबॉलिज्म, सॉल्ट रिटेनिंग, सेक्स हार्मोन्स, सोर्स ऑफ एनर्जी। अच्छा, तो ये काफी सारे काम करती हैं। हाँ, इनके 2 हिस्से होते हैं, जैसे बाहर का छिलका और अंदर का गूदा। बाहरी हिस्सा कहलाता है कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा कहलाता है मेड्यूला। दोनों अलग-अलग हार्मोन्स बनाते हैं। पहले कॉर्टेक्स की बात करें। एड्रीनल कॉर्टेक्स कई तरह के हार्मोन्स बनाता है, जिन्हें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं। इनमें 2 मुख्य हैं। एक है कॉर्टिजोल, जो स्ट्रेस से लड़ने में मदद करता है, सूजन कम करता है और ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करता है। कॉर्टिसोल। और दूसरा है एल्डोस्टेरॉन, जो किडनी को बताता है कि शरीर में कितना नमक, सोडियम और पानी रखना है और कितना पोटेशियम बाहर निकालना है। ये ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए जरूरी है। ठीक है। और अंदर वाला हिस्सा मेड्यूला? एड्रीनल मेड्यूला 2 बहुत फेमस हार्मोन बनाता है, एड्रीनलिन, जिसे एपिनेफ्रिन भी कहते हैं, और नॉरएड्रीनलिन या नॉरएपिनेफ्रिन। एड्रेनालिन, हाँ, ये तो सुना है।
एड्रेनलिन रश। बिल्कुल वही। यही वो हॉर्मोन्स हैं जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को चालू करते हैं। जब हम अचानक डर जाते हैं या गुस्सा होते हैं या बहुत उत्साहित होते हैं तो एड्रिनल मेड्यूला तेजी से ये हॉर्मोन्स खून में छोड़ता है। और फिर क्या होता है? फिर वही होता है जो हमने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ने बात की थी। हार्ट रेट बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस तेज हो जाती है, आंखों की पुतलियां फैल जाती हैं, शरीर एक्शन के लिए तैयार हो जाता है। अच्छा, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसका बेहतरीन उदाहरण है। चलिए अब बात करते हैं पैनक्रियाज की। पेट में होती है ये, और इसका डायबिटीज से क्या कनेक्शन है? हाँ, पैंक्रियास पेट के पीछे की तरफ होती है और ये खास ग्लैंड है क्योंकि ये दो तरह के काम करती है। दो तरह के? हाँ, इसका ज्यादातर हिस्सा एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करता है। मतलब ये पाचन के लिए जरूरी एंजाइम्स बनाती है और उन्हें एक नली के जरिए छोटी आंत में भेजती है। ओके, ये तो पाचन वाला काम हुआ। हाँ, लेकिन पैंक्रियास के अंदर ही कुछ खास सेल्स के गुच्छे होते हैं जिन्हें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का काम करते हैं। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस? हाँ, ये सेल्स हार्मोन्स बनाकर सीधे खून में छोड़ते हैं। कौन से हार्मोन्स? इनमें मुख्य रूप से दो तरह की सेल्स होती हैं। बीटा सेल्स बनाती है इंसुलिन। इंसुलिन? हाँ, और अल्फा सेल्स बनाती हैं ग्लूकागॉन। इंसुलिन और ग्लूकागॉन, हाँ, इनका क्या काम है? ये दोनों मिलकर खून में शुगर यानी ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल करते हैं। इंसुलिन का काम है ब्लड शुगर को कम करना। जब हम खाना खाते हैं और ब्लड शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन रिलीज होता है और ये सेल्स को सिग्नल देता है कि खून से शुगर को सोख लो और इस्तेमाल करो या स्टोर कर लो। अच्छा। हाँ। और ग्लूकागॉन? ग्लूकागॉन ठीक उल्टा काम करता है। जब ब्लड शुगर कम होने लगता है, जैसे खाने के काफी देर बाद या व्रत में, तो ग्लूकागॉन रिलीज होता है। ये लिवर को सिग्नल देता है कि स्टोर्ड शुगर यानी ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाओ और खून में छोड़ो, ताकि ब्लड शुगर लेवल मेंटेन रहे। बिल्कुल। तो ये दोनों हार्मोन मिलकर ब्लड शुगर को एक नैरो रेंज में बनाए रखते हैं। तो फिर डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज मेलिटस में या तो शरीर इंसुलिन बना नहीं पाता, टाइप 1 डायबिटीज, या फिर शरीर की सेल्स इंसुलिन के प्रति ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करती, टाइप 2 डायबिटीज। अच्छा। दोनों ही केस में खून से शुगर सेल्स में नहीं जा पाती और ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। जो कि शरीर के कई अंगों के लिए, जैसे आंखें, किडनी, नसें, दिल, सबके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। हाँ, समझ गया। अब बात करते हैं जनन ग्रंथियों की। पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरीज, ये भी हार्मोन बनाते हैं। हाँ, ये सिर्फ प्रजनन कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु ही नहीं बनाते, बल्कि ये बहुत जरूरी सेक्स हार्मोन्स भी बनाते हैं। पुरुषों में टेस्टिस कौन सा हार्मोन बनाते हैं? पुरुषों में टेस्टिस मुख्य रूप से एंड्रोजन्स नाम के हार्मोन्स का ग्रुप बनाते हैं, जिनमें सबसे जरूरी है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन? हाँ, यही हार्मोन पुरुषों में प्यूबर्टी के दौरान होने वाले बदलावों के लिए जिम्मेदार है, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूंछ आना, मांसपेशियों का विकास और शुक्राणु यानी स्पर्म का बनना। और महिलाओं में? ओवरीज। महिलाओं में ओवरीज मुख्य रूप से दो तरह के हार्मोन्स बनाती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन महिलाओं में प्यूबर्टी के बदलावों के लिए जिम्मेदार है, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट, आवाज का पतला होना और मासिक धर्म चक्र को रेगुलेट करने में इसका बड़ा रोल है। और प्रोजेस्टेरोन? प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहते हैं। ये गर्भाशय को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है और प्रेगनेंसी को बनाए रखने में मदद करता है। अच्छा, ओवरीज से कुछ और हार्मोन भी निकलते हैं क्या? हाँ, मासिक चक्र के दौरान ओवरी में एक टेम्पररी स्ट्रक्चर बनता है जिसे कॉपस लूटियम कहते हैं। वो प्रोजेस्टेरोन बनाता है और डिलीवरी के समय रिलैक्सिन नाम का हार्मोन भी निकलता है जो पेल्विस की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। प्रेगनेंसी टेस्ट में भी तो किसी हार्मोन का रोल होता है? हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा एक खास हार्मोन बनाता है, HCG, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। यूरिन में इसी HCG की मौजूदगी से प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। ओह, इंटरेस्टिंग। क्या कुछ और छोटी ग्रंथियां या अंग भी हैं जो हार्मोन्स बनाते हैं? हाँ, कुछ और भी है जिनका जिक्र करना चाहिए। एक है पिनियल ग्लैंड, जो दिमाग के अंदर गहराई में होती है। पिनियल ग्लैंड? ये मेलेटोनिन नाम का हार्मोन बनाती है। मेलेटोनिन हमारे सोने जागने के चक्र यानी बायोलॉजिकल क्लॉक को रेगुलेट करता है। अंधेरा होने पर ये ज्यादा बनता है, जिससे हमें नींद आती है। अच्छा, जैविक घड़ी वाली ग्लैंड। और एक है साइमस ग्लैंड, जो हमारी छाती में हार्ट के पास होती है। ये बचपन में बहुत एक्टिव होती है
और हमारी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता के विकास में बहुत जरूरी रोल निभाती है। खास तौर पर टी लिम्फोसाइट्स नाम के इम्यून सेल्स यही मैच्योर होते हैं। थाइमस ग्लैंड उम्र के साथ ही छोटी हो जाती है शायद। हाँ, प्यूबर्टी के बाद ये धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है। और किडनी, वो भी हार्मोन बनाती है। हाँ, किडनी भी एक जरूरी हार्मोन बनाती है, एरिथ्रोपोइटिन या ईपीओ। एरिथ्रोपोइटिन। ये बोन मैरो या अस्थि मज्जा को सिग्नल देता है कि और ज्यादा लाल रक्त कोशिकाएं या आरबीसीज बनाओ। और किडनी रेनिन नाम का एंजाइम हार्मोन भी बनाती है जो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में मदद करता है। लिवर भी कुछ बनाता है? हाँ, लिवर एंजियोटेंसिनोजन बनाता है जो रेनिन के साथ मिलकर ब्लड प्रेशर कंट्रोल सिस्टम का हिस्सा है। कमाल है। मतलब शरीर के कितने सारे अंग एंडोक्राइन सिस्टम का हिस्सा हैं। हाँ, ये एक बहुत फैला हुआ और जटिल सिस्टम है। तो हमने देखा कि नर्वस सिस्टम बहुत तेज है, बिजली के सिग्नल्स यूज करता है और तुरंत रिस्पॉन्स देता है। बिल्कुल, जैसे स्विच ऑन ऑफ करना। जबकि एंडोक्राइन सिस्टम धीमा है, केमिकल मैसेंजर्स यानी हार्मोन्स यूज करता है जो खून में घूमते हैं और इनका असर ज्यादा देर तक रहता है। हाँ, ये लंबे समय तक चलने वाले कामों को कंट्रोल करता है, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन। और ये दोनों सिस्टम अकेले काम नहीं करते बल्कि आपस में जुड़े हुए कोऑर्डिनेट करते हैं। हाइपोथैलेमस इसका बड़ा उदाहरण है। बिल्कुल सही। ये दोनों मिलकर ही हमारे शरीर को बाहरी और अंदरूनी बदलावों के हिसाब से एडजस्ट करते हैं और सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे ये पक्का करते हैं। चाहे वो पलक झपकने जितना छोटा काम हो या सालों तक चलने वाली हमारी ग्रोथ हो, ये तालमेल सच में अद्भुत है। तो इन दोनों प्रणालियों को, नर्वस और एंडोक्राइन सिस्टम को समझना एक तरह से हमारे शरीर की पूरी फंक्शनिंग को समझने की चाबी है। इसका सीधा मतलब यह है कि हमारी सेहत, हमारी भावनाएं, हम किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सब कुछ इन्हीं कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि इन सिस्टम्स पर हमारी आज की लाइफस्टाइल, हमारा खान-पान, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारा पर्यावरण, इन सब चीजों का कितना गहरा असर पड़ता होगा। हाँ, ये तो है। इनके आपसी संबंधों के बारे में और इन बाहरी फैक्टर्स के असर के बारे में अभी भी बहुत कुछ है जो हमें जानना बाकी है। जैसे क्रॉनिक स्ट्रेस हमारे हार्मोन्स और नर्वस सिस्टम को परमानेंटली कैसे बदल सकता है, या हमारे गट बैक्टीरिया हमारे मूड और ब्रेन फंक्शन को कैसे प्रभावित करते हैं हार्मोन्स के जरिए। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। हाँ, और इन पर लगातार रिसर्च चल रही है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ भविष्य में हमें और भी कई चौंकाने वाली और काम की बातें पता चल सकती हैं। ये विषय निश्चित रूप से आगे और खोज करने लायक है।